बच्चों, आज हम सभी क्षितिज भाग 1 के पहले पाठ दो बैलों की कथा का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक प्रसिद्ध कथाकार, कहानीकार, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी हैं। इनका जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सब इनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेज़ी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक, समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। ये पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा क्या है? इसमें लेखक पशु पक्षियों के माध्यम से मानवीय मूल्यों की स्थापना करते थे। यानी इनकी कहानियों में मानव तो होते ही थे, इसके अतिरिक्त पात्रों के रूप में पशु और पक्षी भी हुआ करते थे और तमाम तरह की नीतिगत बातों को वो आगे बढ़ाते थे। तो दो बैलों की कथा में भी बैलों के माध्यम से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ये उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम प्रेमचंद ने यहाँ पर किया है। कहानी काफ़ी बड़ी है, इसलिए मैं सीधे इसके सारांश पे आता हूँ। आप लोग इस कहानी को अच्छे ढंग से पढ़ लें। लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह सुख दुख, हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें
ऋषियों मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। बैल गधे के छोटे भाई हैं जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। झूरी काछी के पास हीरा और मोती नाम के 2 स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वहां उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने के लिए रूखा सूखा ही दिया जाता था। इसलिए दोनों रस्सी को तोड़ करके झूरी के पास भाग गए। अब झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और अब उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रही। दोनों बड़े खुश थे, मगर झूरी की स्त्री को उनका भागना पसंद नहीं था। अब मायके की बात है भाई। उसने उन्हें खरी खोटी सुनाई और मजदूर द्वारा सूखा भूसा डलवा दिया। अगले दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया और इसके बाद उन्हें फिर कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन खाने को भूसा ही मिला। कई बार काम करते करते मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए, तो हीरा ने उसे समझाया। मोती बड़ा गुस्सैल था, हीरा धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सियों के कारण वो पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता। दोनों की हालत बड़ी खराब हो गई। वहां एक छोटी सी बच्ची रहती थी, एक बालिका थी। उसकी मां मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए उन बैलों ने कह सकते हैं कि उन बैलों से उसे गहरी आत्मीयता हो गई। वह रोज दोनों को चोरी चोरी 2 रोटियां डाल आती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी। दोनों बैल जो है भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन पकड़ ना सके। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर का रास्ता वे भूल गए, फिर भी बहुत खुश थे। दोनों ने खेतों में मटर खाई और आज़ादी का अनुभव करने लगे। फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया, लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ गया तो मोती को फंसा देख हीरा भी खुद आ फंसा। दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। वहाँ और भी जानवर बंद थे। सबकी हालत बड़ी खराब थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन नहीं मिला तो हृदय में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। मोती भाग सकता था, पर हीरा को बंधा देख वह नहीं जा पाया। कांजी हाउस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह के बाद कांजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दड़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं। उनका घर नजदीक आ गया है। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा। अचानक दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, पर दड़ियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और दड़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से
खली भूसी चूनी खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन ने आकर के उन दोनों को चूम लिया। तो यह सारांश है। पूरी कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आने वाला है। बड़े ही सुंदर ढंग से, सरल और सहज ढंग से प्रेमचंद ने इस कहानी को लिखा है। और प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों की यह खास बात होती है कि इनकी भाषा का स्तर जो है वो सामान्य जन के लिए होता है। विद्वत्ता प्रकटीकरण के लिए वे हिंदी के भारी भरकम शब्दों का ऐसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनकी भाषा पात्रानुकूल होती है। जैसा पात्र होगा वैसे ही उसकी भाषा का स्तर ऊपर या नीचे होता रहता है। तो इस कहानी को आप लोग ध्यान से पढ़ें और पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको कॉपी में अच्छी तरह से लिखें। धन्यवाद।